पूजा अपनी 4 साल की बच्ची को लेकर ऑटो का वेट कर रही है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। वह बार बार ऑटो को रोकती है, लेकिन कोई भी ऑटो उसके पास आकर नहीं रुकता है। तभी एक ऑटो आता है जो अपने आप ही, पूजा ने उसे रोका भी नहीं था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। पूजा उस ऑटो के अंदर अपनी बेटी को लेकर बैठ जाती है और सीट पर बैठने के बाद जैसे ही सामने जो शीशा लगा हुआ था उसमें वह ऑटो वाले का चेहरा देखती है तो देखते ही एकदम हैरान सी हो जाती है। सामने जो ऑटो चला रहा था वह और कोई नहीं दोस्तों, उसी का पति था जिसने 4 साल पहले उसे तलाक दे दिया था और वह करोड़पति था। अब पूजा यह सोच सोच कर परेशान है कि ये तो करोड़पति था और आज ऐसी इसकी हालत क्यों हो गई। क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, किस वजह से उसने पूजा को तलाक दिया था और अब वह ऑटो चलाने पर मजबूर क्यों हो गया था। पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी है बिहार के पटना की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है पूजा। पूजा ने ग्रेजुएशन कर ली है और ग्रेजुएशन करने के बाद वह ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही है। वह सोचती है कि अगर गवर्नमेंट जॉब मुझे नहीं मिली तो ब्यूटी पार्लर के कोर्स से अपना काम करके मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बिता सकती हूँ। उसके पिता सरकारी टीचर हैं। पूजा की एक बहन और है और एक भाई है और पूजा सबसे बड़ी लड़की है घर की। अब पूजा शादी के लायक हो गई थी तो उसके पिता को पूजा की शादी की चिंता होती है। वह उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं। लड़का मिल जाता है। लड़के का नाम होता है संजय। संजय के घर में उसके माँ बाप हैं, एक उसकी बहन है और वो अकेला लड़का था अपने माँ बाप का। करोड़ों का उसका व्यापार था और उसके पिता भी सरकारी टीचर थे। अब दोस्तों रिश्ता काफ़ी अच्छा था तो पूजा के पिता सोचते हैं कि इसी से अपनी बेटी की शादी करवा दी जाए। करोड़ों का व्यापार है और ऊपर से उसके पिता की पेंशन भी आ रही है तो पैसों की तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। इसके बाद वे अपनी बेटी से बात करते हैं। बेटी जो कि चाहती थी कि वो सरकारी नौकरी लगे और उसके बाद शादी करे, लेकिन अपने पिता के आगे वह इस चीज़ को नहीं बोल पाती और कहती है कि पिताजी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बेशक से मेरी शादी करा दीजिए। उसके बाद पूजा और संजय दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी बड़ी ही धूमधाम और रीति रिवाज से होती है। पूजा दुल्हन बनकर संजय के घर में जाती है। संजय के घर में जाती है। स्टार्टिंग में 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही पूजा का काम करने का टाइम आता है, उस घर को संभालने का टाइम आता है, तभी जो उसकी सास और ननद हैं वो उससे छोटी छोटी बातों पे उसे धुतकारा करती और बार बार उस पर झिल्लाया करती। कहा करती कि तू इस घर लायक थोड़ी ना है, तेरे बाप ने हमें लूट लिया, तुझसे शादी करा दी और तुझ में बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, ना तुझे अच्छी तरह से काम करना आता है और ना ही तू इस घर लायक थी। उसके बाद पूजा अपनी सास से कहती है कि माँ जी मुझे जैसा आता है वैसा मैंने काम किया है और आप कह रहे थे कि हमारा बड़ा घर है। बड़ा घर क्या है, आपके पति भी सरकारी नौकर हैं, टीचर लगे हुए हैं और मेरे पिताजी भी सरकारी नौकर हैं, टीचर लगे हुए हैं, तो यहाँ तो हम दोनों बराबरी के हैं ना। आपके घर में लड़का है जिसने करोड़ों का व्यापार खड़ा किया है और हमारे घर में मैं लड़की हूँ। मैंने भी कुछ पढ़ाई लिखाई की है, अगर आप चाहो तो मैं पढ़ाई लिखाई को आगे करके और करोड़ों का व्यापार भी खड़ा कर सकती हूँ। इस बात को जैसी उसकी सास सुनती है तो बुरा सा मुंह बना के उसको धुतकार कर वहाँ से चली जाती है। यह बात जैसे ही पूजा संजय को बताती है कि संजय तुम्हारी माँ ऐसे ऐसे कह रही थी मुझसे और तुम्हारी बहन हर काम में मेरे में नकल निकालती है, तो उसके बाद संजय उल्टा पूजा को ही डांटता है, फटकारता है और कहता है कि जैसी मेरी माँ कहेगी वैसा तुम्हें रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर संजय वहाँ से चला जाता है। अब पूजा पूरी टूट जाती है। वो सोचती है कि मेरा पति भी मेरा साथ नहीं दे रहा। और दोस्तों बता दूँ, अक्सर लड़कियाँ ससुराल में केवल पति के भरोसे रहती हैं। उनका पति अगर उनका साथ ना दे तो वह बुरी तरह से टूट जाया करती हैं। उनकी कोई भी ख्वाहिश होती है तो वह अपने पति को बताया करती हैं, लेकिन यहाँ पर पूजा का पति उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देता है। धीरे धीरे समय बीतता है। पूजा समझती है कि नई नई शादी हुई है तो अभी इनको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही करते हुए 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 6 महीने तक उसकी सास और ननद के अत्याचार उस पर बरकरार रहते हैं और ज़्यादा विकराल रूप ले चुके थे। अब पूजा इन बातों से दुखी होकर अपने पति से एक बार फिर से कहती है, लेकिन उसका पति उसकी बात एक नहीं सुनता और कहता है कि जैसी मेरी माँ कह देगी वैसा ही तुम्हें रहना पड़ेगा। इसके बाद पूजा को चक्कर आने लगते हैं और उल्टियाँ होने लगती हैं। पूजा हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर पता चलता है कि पूजा के पेट में एक बच्चा है। बच्चा 2-3 महीने का था। तो पूजा अब अपने पति से एक बार फिर से बात करती है और कहती है कि अब देखो, अब तो मेरे पेट में बच्चा भी है, कुछ दिन में इस घर के अंदर एक और नया मेहमान आने वाला है, ऐसा कैसे चलेगा। तुम्हारी
तुम्हारी माँ और बहन मेरे साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार करती हैं और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसका पति संजय इस बार भी उसकी नहीं सुनता और उसको फटकार देता है और कहता है कि तुम्हें इसी तरह से इस घर के अंदर रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो बाहर चला जाता है। और दोस्तों, संजय कई कई दिनों तक घर से बाहर रहा करता और कभी कभी वह घर पर शराब पीकर भी आया करता। अब पूजा इन सभी बातों से परेशान हो जाती है। इधर तो उसकी सास और ननद उसे टॉर्चर किया करती, नौकरों जैसा व्यवहार किया करती, ना ही उसकी किसी भी इच्छा का ख्याल रखा करती। और इधर जो उसका पति है वो कई कई दिन घर से बाहर रहा करता और कभी कभी शराब पीकर भी घर पे आने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय डिलीवरी का आ जाता है। पूजा एक लड़की को जन्म देती है। लड़की को जन्म देने के बाद दोबारा से उस घर के अंदर आती है। तभी एक दिन पूजा को शक हो जाता है कि उसका पति 2-2 3-3 दिन तक बाहर रहता है, कुछ ना कुछ तो चक्कर है। उसके बाद एक दिन उसका पति नहाने के लिए गया था तो वह अपना फ़ोन बाहर ही छोड़ गया था। तो पूजा उस फ़ोन को लेती है और फ़ोन के अंदर को चेक करने लगती है। तो उस फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे वीडियोज़, फ़ोटोज़ और मैसेज वगैरह उसे मिलते हैं जिनको देखने के बाद पूजा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जैसे ही उसका पति बाहर आता है तो पूजा अपने पति को दिखाती है और उससे कहती है कि ये सब क्या है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बात को सुनने के बाद जो उसका पति है वो एकदम से उस पर भड़क जाता है और उसमें पिटाई लगा देता है। पिटाई लगाई जाती है। पूजा काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी क्योंकि उसकी सास और ननद बिल्कुल भी उसकी देखभाल नहीं कर रही थी और उसे घर का काम ऊपर से करना पड़ता था। जब बच्चा होता है दोस्तों तो कहा जाता है औरत का दूसरा जन्म होता है और उसे देखभाल की सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे उसकी सास और ननद उसका ज़रा भी ख्याल नहीं करती हैं, ना ही उसे खाने के लिए अच्छा खाना दिया जाता और ऊपर से उसे घर का काम भी करना पड़ता था। और रही बात उसके पति की, उसके पति के अवैध प्रेम प्रसंग उसने पकड़ लिए थे। अब यह सब कुछ उससे सहन नहीं होता और वह अपने पिता के पास फ़ोन कर देती है। कहती है कि पिताजी, अब मैं इस घर में 1 सेकंड भी नहीं रुक सकती। उसके बाद उसका पिता कहता है कि बेटी तुम रुको, मैं अभी वहाँ पे आता हूँ। उसका पिता आता है। आने के बाद अपनी बेटी से बातें करता है। बातें करने के बाद उसे पूरा मामला समझ में आ जाता है। वह पूरे मामले को सुनकर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाता है और वहीं पर रखने लगता है। अब कुछ दिनों बाद जो पूजा का पिता है वह संजय के पास फ़ोन करता है और संजय से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आना होगा। उसके बाद संजय वहाँ पर आता है और आने के बाद पूजा का पिता उससे पूछता है कि बताओ भाई, इस तरह से तो टाइम नहीं कटेगा, तुम बताओ आगे करना क्या है। उसके बाद संजय एक ही बात कहता है पूजा से कि अगर रहना है तो मेरे घर वालों के हिसाब से रहना पड़ेगा, जैसे वो कहें उस तरह से रहना पड़ेगा। लेकिन पूजा के पिता संजय से कहते हैं कि अगर तुम्हें रहना है तो पहले तो तुम्हें ये सब कुछ झमेले छोड़ने पड़ेंगे और छोड़ने के बाद भी मेरी बेटी से अच्छी तरह से रहना पड़ेगा। संजय साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं रहूँगा। अगर इसको रहना है तो मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से रहे, वरना ये कहीं भी जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद संजय वहाँ से आ जाता है। पूजा के पिता पूजा को लेकर डिवोर्स का केस फाइल कर देते हैं। तलाक का केस चलता है और दोनों का तलाक हो जाता है। पूजा अपने घर है, संजय अपने घर है। अब पूजा के पिता पूजा से कहते हैं कि बेटी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई और लड़का देख दूं, तुम्हारी दूसरी शादी करवा देता हूं। लेकिन पूजा अपने पिता से साफ मना कर देती है। कहती है कि पिताजी, मेरे पास एक नन्ही सी जान है और इसी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी को बिता लूँगी। क्योंकि लड़की को पूजा ने ही रखा था। तलाक के दौरान ये तय हो गया था। पूजा ने लड़की को देने से साफ इनकार कर दिया था। संजय भी लड़की को लेना नहीं चाहता था तो लड़की पूजा के ही पास थी। अब पूजा दिल्ली चली जाती है। दिल्ली में उसकी एक भुआ रहा करती जो पूजा को काफ़ी ज़्यादा माना करती। पूजा उसके पास जाती है। वहाँ जाकर उसने थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ था तो अपने ब्यूटी पार्लर के कोर्स को पहले तो कंप्लीट करती है और कंप्लीट करने के बाद एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है, उस पर काम अच्छी तरह से आ जाता है तो अपनी एक सहेली के साथ मिलकर अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। उस पर वो मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत रंग लाती है। मेहनत कर करके वो उस ब्यूटी पार्लर को बहुत ही बड़े ब्यूटी पार्लर में बदल देते हैं और उनके नीचे कम से कम 10 से 12 लड़कियां काम करने लगती हैं। अब इसी तरह से काम करते हुए पूजा को 3 साल और बीत जाते हैं और 1 साल उसे पहले बीत गया था जब तक उसने ब्यूटी पार्लर की तैयारी की थी। अब उसकी बेटी भी बड़ी हो गई है। अपनी बेटी को वो स्कूल छोड़ने के लिए जाया करती, प्ले स्कूल में, और वहाँ से लेने के लिए भी जाया करती। अब इसी तरह से 4 साल बाद पूजा एक दिन अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए जाती है। वापस आते समय बारिश होने लगती है हल्की हल्की और वह ऑटो का वेट कर रही थी।
तभी वह कई ऑटो को हाथ देती है, लेकिन कोई भी ऑटो वहाँ पर नहीं रुकता है। बारिश के कारण कोई भी ऑटो वाला उसे नहीं बैठाता है। तभी एक ऑटो जो कि काफ़ी दूर से आ रहा था, वो एकदम से आकर पूजा के सामने रुक जाता है। जैसे ही वह ऑटो रुकता है तो पूजा अपनी बेटी के साथ उस ऑटो में बैठ जाती है, और बैठने के बाद जैसे ही सामने वाले शीशे में वो ऑटो वाले का चेहरा देखती है तो देखते ही एकदम से हैरान सी हो जाती है, और ऑटो वाले से कहती है कि ऑटो रोको, मुझे उतरना है। क्योंकि दोस्तों ऑटो चलाने वाला और कोई नहीं था, वही संजय था जो किसी टाइम पे करोड़पति था। अब ऑटो वाला जैसे इस बात को सुनता है तो वो ऑटो तो रोकता है, लेकिन पूजा से कहता है पूजा रुको तो सही, आखिर ऐसी क्या बात हो गई। तो बाहर बारिश और थोड़ी तेज़ हो गई थी, तो पूजा ऑटो के अंदर ही बैठी रहती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे ऑटो में नहीं बैठना। इसके बाद जो संजय है वो उससे माफ़ी मांगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि पूजा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ऐसी भी क्या नाराज़गी है जो तुम मेरे ऑटो से निकल कर जा रही हो? अभी इस ऑटो की किस्त जानी है, और मैं अगर सवारियों को नहीं ले जाऊंगा तो मेरी ऑटो की किस्त नहीं जुटेगी। इस बात को सुनकर पूजा थोड़ी सी हैरान हो जाती है, और उसके दिमाग में पहले से ही ये बात चल रही थी कि ये करोड़पति व्यक्ति यहाँ पर ऑटो चलाने के लिए मजबूर कैसे हो गया। तो उसके बाद पूजा रुकती है और उससे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ, तुम तो करोड़पति थे ना, तो तुम आज ऑटो क्यों चला रहे हो? उसके बाद जो संजय है वो अपनी पूरी कहानी बताता है। वह बताता है कि जब तुमसे तलाक हो गया था तो और लड़कियों के साथ मेरे अवैध प्रेम प्रसंग थे, और तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि बिजनेस में घाटा चलने लगा, और बार बार घाटे पे घाटा मैं शराब ज़्यादा पीने लगा था, और मैं बिजनेस की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैंने कई बिजनेस लोन पर लेकर खड़े किए थे, और जैसे ही मेरे बिजनेस डूबने लगते हैं तो उन बिजनेसों पर जो लोन था उसकी भरपाई करने के लिए लोन वाले मेरे घर तक की कुर्की कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं था, पिताजी की जो पेंशन आती थी उससे घर का खर्च चला करता, और मैं बिल्कुल निठल्ला और बेसहारा हो गया था। बार बार कर्जदार मुझे परेशान किया करते, तो मैं वहाँ से दिल्ली आ गया, और दिल्ली आकर मैंने एक ऑटो लिया और ऑटो को चला कर उसकी किस्तें भर रहा हूँ, और इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद पूजा को लगता है कि भगवान के घर देर तो है, अंधेर नहीं, क्योंकि इन्हीं पैसों के घमंड में उसकी सास और ननद उसे बार बार शर्मिंदा किया करती थी, धुतकारा करती थी। अब उसके बाद संजय बिटिया की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन पूजा अपनी बेटी को पीछे करते हुए कहती है मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, इसको पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, तो ये मेरी बेटी है। संजय की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर पछतावा था, और वह कहता है कि बिटिया तो काफ़ी बड़ी हो गई है। तभी जो पूजा कहती है हाँ बड़ी क्यों नहीं होगी, इसकी माँ ने इसकी परवरिश की है। उसके बाद संजय पूजा से पूछता है कि तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम तो बड़ी अच्छी तरह से रह रही हो। तो पूजा कहती है क्या तुम ये चाहते थे कि हम तुम्हारे बिना मर जाएं, इधर उधर भटकते? और थोड़ी बहुत बातें होती हैं। बातें होने के बाद पूजा को समझ में आता है कि फ़िलहाल संजय की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब उसने शराब पीना भी छोड़ दिया है और वो मेहनत करके कमा रहा है। तो उसको अप्रिसिएट करने के लिए वो कहती है कि चलो ठीक है, ऑटो को लेकर उस जगह पर चलो, वहाँ पर हमें जाना है। तो संजय उस ऑटो को लेकर पूजा को पूजा की जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर उसे जाना होता है। पूजा उतरते समय अपने पर्स में से लगभग 10,000 रुपये उसे देती है और कहती है कि इन पैसों से अपने ऑटो की किस्त भर लेना। इसके बाद पूजा उसे अपना नंबर देती है और कहती है अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि तुम फ़िलहाल सुधर गए हो और अब तुम मेहनत करके कमाते खाते हो। लेकिन तुम ये कभी भी मत समझना कि हम लोग दोबारा से पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों पूजा का नंबर लेकर और उन 10,000 रुपयों को लेकर संजय वहाँ से चला जाता है। पूजा अपने घर चली जाती है। अब संजय बार बार पूजा को फ़ोन किया करता और उससे माफ़ी मांगा करता, गिड़गिड़ाया करता, कहा करता कि पूजा दोबारा से मुझसे शादी कर लो और हम दोनों एक साथ रहेंगे। जब से तुम गई हो मेरी ज़िंदगी में से मेरा सुख चैन सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, उस टाइम पर मैंने तुम्हें नहीं समझा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग दोबारा एक साथ रहें। लेकिन पूजा अब उस चीज़ को छोड़कर बहुत आगे निकल चुकी थी। उसके पास पैसे भी थे, अपना बिजनेस भी था और उसके पास एक सहारा था जिससे वो ज़िंदगी को बिता सकती थी। वो उससे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम मुझ पर फ़ोन कर सकते हो, लेकिन ऐसी बातों के लिए अगर तुमने फ़ोन किया तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी। इसके बाद संजय बार बार पूजा से आग्रह करता है, लेकिन पूजा मना कर देती है और इस बात से परेशान होकर पूजा संजय का नंबर ब्लॉक कर देती है। अब संजय सीधा जाता है अपनी ससुराल, उसके माता पिता के पास, और वहाँ जाकर गिड़गिड़ाने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि बाबूजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पूजा से कह दो वो मुझे माफ़ कर देगी और हम लोग दोबारा से एक साथ रहेंगे। इस बात को सुनने के बाद माँ बाप, जिनको पता था कि उनकी बेटी शादी तो करने वाली नहीं है और उन्हें पता था कि इतनी बड़ी ज़िंदगी ऐसे ही नहीं कटेगी,
वो पूजा के पास फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि बेटी तुम्हें घर आना होगा। तो वह पूजा को घर बुलाते हैं। दूसरे दिन पूजा घर चली जाती है। संजय भी वहीं था। संजय पूजा से एक बार फिर उसके घर वालों के सामने माफ़ी मांगता है और कहता है कि पूजा मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब घर वाले भी जोर देते हैं इस बात के लिए, क्योंकि पूजा शादी करने वाली नहीं थी और घर वालों को पता था कि काफ़ी पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, ऐसे ही नहीं कटेगी। तो घर वाले भी फोर्स करते हैं और पूजा उनकी बात मान जाती है, दोबारा से संजय से शादी कर लेती है। अब पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहा करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इनमें से कुछ अच्छी चीज़ें सीख सको और उनको अपने जीवन में अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।